विशिष्ट ऊष्मा तक हो गया था। आगे हम अब देखते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक है, गुप्त ऊष्मा किसको कहते हैं, इसका क्या डिफिनेशन होता है गुप्त ऊष्मा। इसको इंग्लिश में कहते हैं लेटेंट हीट। एक निश्चित तापमान पर किसी भी पदार्थ में ऊष्मा प्रदान करने पर उसके तापमान में परिवर्तन नहीं आता है, यानी परिवर्तन उसके तापमान परिवर्तन होना बंद हो जाता है, परंतु उसकी अवस्था परिवर्तित होती है। अवस्था परिवर्तन के दौरान दिया गया ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाता है। ठीक है, क्या होता है, जैसे कि हम किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तापमान उसका बढ़ा रहे हैं, है ना, तो एक तापमान बढ़ रहा है, एक ऐसा पॉइंट आता है जब उसका तापमान बढ़ना बंद हो जाता है। तो बंद हो जाता है तो फिर क्या होता है वहाँ पे, जब तापमान बढ़ना बंद हो गया, ऊष्मा दे रहे हैं लेकिन तापमान बढ़ना बंद हो गया, तो तापमान जब बढ़ना बंद हो गया लेकिन ऊष्मा हम दिए जा रहे हैं, तब क्या होता है, तापमान परिवर्तन तो नहीं होता है लेकिन उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अवस्था में परिवर्तन होने का मतलब, अगर ठोस है तो वो द्रव बनेगा, द्रव है तो क्या बन जाएगा, गैस में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो उस दौरान कब, जब तापमान परिवर्तन नहीं हो रहा और उसकी अवस्था में परिवर्तन आ रहा है, तो उस दौरान दिया गया ऊष्मा क्या कहलाता है, गुप्त ऊष्मा कहलाता है। ठीक, वही चीज़ लिखा हुआ है आगे, वही चीज़ को क्या लिखा हुआ है, अर्थात ऊष्मा की वह मात्रा जो बिना तापमान को बदले अवस्था को परिवर्तित कर दे उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, इसे एल द्वारा दर्शाया जाता है, एल है ना, कैपिटल एल जो लिखा हुआ है उसके द्वारा इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, अब गुप्त ऊष्मा है, मैंने कहा दो अवस्था होता है, एक तो अगर ठोस है तो पानी में द्रव बदलेगा, द्रव में बदलेगा, और फिर द्रव अगर है तो वो किस में जाएगा, गैस में बदलेगा, है ना। तो इसीलिए दो तरह का गुप्त ऊष्मा होता है, एक होता है गलन की गुप्त ऊष्मा। तो गलन नाम से पता चल रहा है, गलन मतलब क्या, गलत कोई चीज़ गलता है तो गलन की गुप्त ऊष्मा मतलब क्या हो रहा है, ठोस से वो किस में बदलता है, द्रव्य में बदलता है। और दूसरा होता है आपका वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो वहाँ पे क्या होगा, वाष्प में बदलेगा, किससे बदलेगा, द्रव से बदलेगा। ठीक है, ठीक है, तो पहले देखते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। गलन की गुप्त ऊष्मा क्या डिफिनेशन है, पदार्थ की इकाई मात्रा के तापमान में बिना परिवर्तन के ठोस की अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए दिया गया ऊष्मा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इकाई मात्रा, जैसे आपको पता है जब भी डिफिनेशन लेते हैं तो हम लोग इकाई मात्रा पे ही लेते हैं। इकाई मात्रा का मतलब होता है 1 ग्राम की बात कर ले या 1 kg, जो भी करे इकाई, है ना। तो पदार्थ की इकाई मात्रा के तापमान में बिना परिवर्तन किए हुए, तापमान को हमको परिवर्तन नहीं करना है, मैंने आपको बताया जब भी गुप्त ऊष्मा की बात आती है तो वहाँ पे तापमान परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ क्या परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। तो तापमान में बिना परिवर्तन के ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए दिया गया ऊष्मा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, गलन की गुप्त ऊष्मा। अच्छा, अब बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा, जैसे मैंने कहा है विशिष्ट ऊष्मा आपने याद किया, पानी का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, है ना, कैलोरी में इतना होता है, तो वो याद होना चाहिए आपको। उसी तरह से गलन की गुप्त ऊष्मा भी आपको याद होना चाहिए, याद है तो बहुत अच्छी बात है। और एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी हैं उसमें ये सब चीज़ डाटा आपको याद होगा तो बहुत अच्छा, बहुत फ़ायदा करेगा। बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा, बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितना होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम, या फिर इसको आप जूल में कितना कह सकते हैं, 336 जूल पर ग्राम। आपको पता है कैलोरी से ग्राम में कैसे चेंज करते हैं, 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, याद है, 1 कैलोरी में 4.182 जूल होता है। जनरली हम इसको 4.18 जूल लेके चलेंगे, तो 80 में 4.18 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.336 जूल। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको दोनों में, आपको किसी एक में भी याद रखेंगे और आपको चेंज करना आता है तो एक से दूसरे में आप चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो गलन की गुप्त ऊष्मा अगर कहीं 80 कैलोरी, जैसे आपको बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम है, तो उससे आप क्या समझेंगे, कहीं कह दिया, कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि बताओ कि बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा इतना है, तो इससे आप क्या तात्पर्य, इससे क्या आप निष्कर्ष निकालते हैं। तो इससे ये मतलब समझ में आता है कि अगर हम 1 ग्राम बर्फ का अगर लेते हैं, कितना, 1 ग्राम बर्फ का, जो कि कितने पे है, बर्फ का तापमान, बर्फ तो पूरा 0 डिग्री सेल्सियस माइनस में जितना भी है सब बर्फ ही कहलाता है, लेकिन यहाँ मैं क्या करूँ, अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, बर्फ कितने पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, 1 ग्राम मैंने बर्फ लिया जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको अगर हम पानी में बदल देते हैं, ठीक है, और पानी में बदलने के बाद उसका तापमान कितना रहना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर बर्फ़ है और वो गल के पानी में बदल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ ऊष्मा दिया गया होगा, कुछ हीट दिया गया होगा, तो कितना हीट लगा होगा उसमें,
80 कैलोरी लगा होगा, क्योंकि डिफिनीशन ये बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम, यानी 1 ग्राम के बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ से 0 डिग्री से पानी बदलने के लिए कितना आपको ऊष्मा देना पड़ेगा, 80 कैलोरी। समझ में आया? ठीक। आगे है वाष्प की गुप्त ऊष्मा, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इस सेम वैसे ही है, इकाई पदार्थ के मात्रा के तापमान में बिना परिवर्तन लाए, तापमान में कोई परिवर्तन जब नहीं आए और द्रव अवस्था से किसमें बदलना है, वाष्प अवस्था बदलने के लिए दिया गया ऊष्मा वाष्प की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, सेम वैसे ही है, बस यहाँ पे किस बदल रहा है, द्रव से गैस में, वहां पे किससे बदल रहा था, ठोस से द्रव में। भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, भाप मतलब पानी का अगर द्रव पानी है और वो किस में चेंज हो रहा है, वाष्प में चेंज हो रहा है, तो कितना लगता है, 536 कैलोरी पर ग्राम। सेम वही मतलब कि 1 ग्राम के पानी को अगर हम द्रव अवस्था से, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको 100 डिग्री सेल्सियस वाष्प में बदलने के लिए कितना ऊष्मा देना पड़ेगा, तो 536 कैलोरी। जूल में कितना देना पड़ेगा, इसको आप चेंज करेंगे 4.182 से, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे है गलनांक, क्वथनांक। गलनांक क्वथनांक जानते हैं, बहुत कॉमन चीज़ है, फिर भी देख लेते हैं। गलनांक क्या होता है, जिस तापमान पर ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है वो उस वस्तु की गलनांक कहलाती है ना। जैसे अभी बर्फ था, बर्फ ठोस था, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे किस में बदलने लग गया था, वो द्रव अवस्था में। वैसे ही हम लोग मैक्सिमम चीज़ों का गलनांक, जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं अब, तो जैसे अगर जनरल इंडस्ट्रियल यूज़ में या कहीं भी आपको, तो आयरन का, एल्युमिनियम का, जो बहुत कॉमन चीज़ हैं, मरकरी का, उनका आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, जिस तापमान पर ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, ठोस किसमें बदलता है, द्रव अवस्था, मेल्टिंग पॉइंट। और क्वथनांक किस होता है, क्या कहते हैं, जिस तापमान पर गैस अवस्था द्रव किसमें बदलता है, गैस अवस्था में बदलता है, उसको क्या कहते हैं, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉयल होने लग गया, तो जिस टेम्परेचर पे होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, आगे ये चैप्टर थोड़ा सा अभी आगे बढ़ेगा, तो उसमें एक पूरा टेबल मैंने बना रखा है जो जो इम्पोर्टेंट हैं उसके, उसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, पानी का क्वथनांक यानी पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे द्रव किस में बदल जाता है, वाष्प में बदलने लगता है। ठीक। थर्मामीटर, पता है आपको, यह एक तापमापी यंत्र होता है, टेम्परेचर मेजर करते हैं। प्रायतः इसमें थर्मामीटर के अंदर क्या होता है, मरकरी का यूज़ किया जाता है, यानी पारा का यूज़ किया जाता है। लेकिन कई थर्मामीटर में अल्कोहल का भी यूज़ किया जाता है। जैसे अगर कम टेम्परेचर मेजर करना है तो उसमें अल्कोहल का यूज़ करते हैं, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा करना है तो थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। थर्मामीटर का यूज़ जनरली हम कितने टेम्परेचर तक कर सकते हैं, लगभग आपका 300 डिग्री सेल्सियस से मैक्सिमम 350 तक आप यूज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर यूज़ करना है तो किसका यूज़ करते हैं, पायरोमीटर। ठीक है, पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है आपका, टेम्परेचर मेजरिंग ही इंस्ट्रूमेंट है, जिसका यूज़ कब करते हैं हम, जब टेम्परेचर और ज़्यादा होता है तब। ठीक है, थर्मामीटर, पायरोमीटर, समझ में आया। अब है ठोस के प्रसार, मतलब जो भी ठोस होता है उसमें जब ऊष्मा मिलता है, उसको हीट मिलती है, तो क्या होता है, उसके लंबाई में, क्षेत्रफल में, आयतन में उसमें परिवर्तन आता है। जैसे आपको मैंने रेल के पटरी वाला एग्जांपल बताया था, है ना, रेल का पटरी या कोई भी लोहे का चीज़ है, वो क्या होता है, फैलता है थोड़ा, है ना, फिर टेम्परेचर जब कम होगा, उसका तापमान कम होता है, तो क्या होता है, सिकुड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रसार कहते हैं। प्रसार मतलब बढ़ना, है ना, ठोस का प्रसार। ठीक है, तापमान मिलते पे उसका क्या होता है, प्रसार होता है। प्रसार कितना होता है, 3 डायमेंशनल होता है, यानी 3 आयामी होता है, यानी उसके लंबाई में प्रसार हो सकता है, लंबाई चौड़ाई दोनों में हो सकता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में हो सकता है। तो लंबाई में होगा तो उसको कहते हैं रेखीय प्रसार, लंबाई चौड़ाई यानी क्षेत्रफल में प्रसार होगा तो क्षेत्रीय प्रसार या क्षेत्रफल में प्रसार, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में, है ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों में अगर चेंज आ रहा है तो उसको घनीय प्रसार या आयतन में प्रसार कहते हैं। एक चीज़ नोट करने वाला इम्पॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो रेखीय प्रसार में अगर 2 गुना कर दे, जैसे रेखीय प्रसार कुछ भी आया आपका, है ना, जैसे अगर आप बात करते हैं कि लोहा है, लोहा का रेखीय प्रसार जो भी है, अगर आपको पता है, या कॉपर है जिसका भी रेखीय प्रसार है, अगर आपको, जैसे लोहा का 12 × 10⁻⁶, ठीक है,
इतना अगर उसका रेखीय प्रसार है ना, अभी रेखीय प्रसार क्या होता है एग्जैक्टली हम बताएंगे। 12 जैसे मैंने अभी बताया आपको 12 × 10⁻⁻⁶ क्या मतलब इसका अभी आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक आप मान लीजिए कि अगर किसी का रेखीय प्रसार दिया हुआ है लोहे का 12 × 10⁻⁶, तो इसका पूछेगा क्षेत्रीय प्रसार कितना हुआ, तो इसका 2 गुना होगा, उसमें 2 से गुना कर देंगे, या 12 है तो यानी 24 × 10⁻⁻⁶ हो जाएगा उसका क्षेत्रीय प्रसार। अगर पूछेगा रेखीय प्रसार दिया हुआ है और उस घनीय प्रसार पूछेगा तो 3 से गुना कर देंगे, तो आपका उसका घनीय प्रसार आ जाएगा। ठीक है, और डिटेल में जानेंगे प्रसार क्या होता है, कैसे आता है। तो सबसे पहले रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार आपको समझ में आ गया ना, जो उसके लंबाई में चेंज आएगा उसको रेखीय प्रसार कहते हैं। अब रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, तो रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा से डिनोट करते हैं ना, सिंबल बना हुआ है अल्फा। अल्फा इक्वल्स टू क्या आता है, देखिए जो सेकेंड फॉर्मूला जो मैंने घेर रखा है ये वाला, अल्फा इक्वल्स टू L2 - L1 अपॉन L1 इंटू T2 - T1। अब कौन क्या है मैं बताता हूँ, लिखा हुआ है यहाँ पे। L1 क्या है, जैसे कि कोई रॉड है, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर का रॉड था। ठीक, 10 सेंटीमीटर का रॉड था, उसको मैंने ऊष्मा देना शुरू किया, हीट देना शुरू किया। जैसे हम उसमें ऊष्मा देंगे तो क्या होगा, उसका लंबाई बढ़ेगा। मैंने बताया है यहाँ पे, तो उसका प्रसार होता है। जैसे उसको लोहे का रॉड है 10 सेंटीमीटर का, उसको मैंने हीट दिया, बहुत देर तक हीट मिला, तो वो थोड़ा सा उसमें चेंज आएगा। ठीक है, मान लेते हैं जो पहला उसका जो लंबाई था L1 था, उसको क्या कहते हैं, प्रारंभिक लंबाई या वास्तविक लंबाई। तो L1 कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अब जो ऊष्मा मिलने के बाद वो थोड़ा सा उसकी लंबाई में परिवर्तन आया, तो कितना हो गया, वो कुछ बढ़ गया, 10.01 है ना, 10.01 सेंटीमीटर हो गया। बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ, बहुत थोड़ा ही होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है कि ऐसे 10 है तो वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो 10 है तो 10.01 आ गया उसका सेंटीमीटर। तो 10.01 क्या हो गया, बढ़ी हुई लंबाई, है ना, जो अब चेंज हो गया, उसको L2 से डिनोट करते हैं ना। L1 क्या है आपका प्रारंभिक, L2 क्या हो गया अब जो वृद्धि के बाद है, यानी 10, मेरे एग्जांपल में 10.02। तो दोनों में परिवर्तन कितना आया, चेंज कितना, वृद्धि कितना आएगा, तो 10.01 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10.01 में 10 घटाएंगे तो 0.01 सेंटीमीटर। ये क्या है आपका चेंज मतलब क्या, L2 - L1, यही होगा ना। दोनों को घटाएंगे, L2 - L1 करेंगे, यही तो होगा चेंज। उसी तरह से T1 क्या है, प्रारंभिक तापमान, यानी कि जब वस्तु को गर्म नहीं किया गया था, यानी उसमें हीट नहीं मिल रही थी, ऊष्मा नहीं मिल रही थी, तब उसका तापमान क्या था, वो T1। और जब ऊष्मा देने के बाद जहाँ पे मैंने रोक दिया, जब उसकी लंबाई 10.01 हो गई, उस टाइम क्या तापमान था, वो हो गया T2। तो इस तरह से अगर ये L1, L2, T1, T2 दिया हुआ है तो आप क्या निकाल सकते हैं, अल्फा निकाल सकते हैं। और अल्फा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है आपका, L2 - L1 अपॉन L1 इंटू T2 - T1। मतलब ऊपर में L2 - L1 का क्या मतलब है, उसके लंबाई में परिवर्तन, और नीचे में क्या होता है L1 का मतलब क्या है, उसकी जो प्रारंभिक लंबाई, और गुणा किससे करते हैं, T2 - T1, जिसको क्या कहेंगे, तापमान में परिवर्तन। ठीक है, इस तरह से आप अल्फा किसी भी क्वेश्चन में निकाल सकते हैं, या कुछ भी। अगर आपको अल्फा दिया हुआ है और बाकी में से कोई एक चीज़, मतलब इन सब जितने भी चार जो चीज़ें L1, L2, T1, T2 में से कोई एक चीज़ नहीं देके बाकी 3 चीज़ देगा, तो चौथा चीज़ निकल आएगा। अल्फा की इकाई क्या होती है, प्रति डिग्री सेल्सियस, है ना। प्रति डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, या प्रति केल्विन का मतलब क्या है। प्रति डिग्री सेल्सियस का मतलब है अल्फा आपको दिया होगा, जैसे देखिए नीचे लिखा हुआ है, लोहा का रेखीय प्रसार गुणांक कितना दिया हुआ है, 12 × 10 का पावर -6 प्रति डिग्री सेल्सियस, है ना। इकाई प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन मैंने बताया। तो इसका क्या मतलब है, जैसे लोहा का रेखीय प्रसार गुणांक दे दिया 12 × 10 का पावर -6 प्रति डिग्री सेल्सियस, यानी कि प्रति डिग्री सेल्सियस लोहा में क्या है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस लोहे का अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो उसकी लंबाई में कितना परिवर्तन आएगा, 12 × 10 का पावर -6 का। अब आप एक चीज़ पूछ सकते हैं कि सर 12 × 10 का पावर -6 क्या आएगा, मतलब मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, क्या चेंज आएगा प्रति डिग्री सेल्सियस, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो जितना उसका प्रारंभिक लंबाई होगा, जैसे अगर रॉड का मैंने मेरे एग्जांपल में क्या था, 10 सेंटीमीटर था, तो उसके 1 डिग्री सेल्सियस में, उसके 1 डिग्री सेल्सियस अगर मैं रॉड में तापमान बढ़ता है तो उसमें कितना परिवर्तन आएगा, तो 12 × 10 का पावर -6
सेंटीमीटर। अगर मेरा रॉड 1 मीटर का होता तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे उसमें कितना का चेंज आता, 12 गुना 10⁻⁻6 मीटर में आता। बात समझ में आई है ना। प्रति डिग्री सेल्सियस जितना भी अगर रॉड अगर किलोमीटर में होता, 1 किलोमीटर का रॉड लंबा रॉड होता, अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते तो उसमें कितना चेंज आता, 12 गुना 10⁻⁻6 किलोमीटर। ठीक है, तो अल्फा की इकाई जैसा जिसमें दिया होता है उसी हिसाब से होता है और प्रति डिग्री सेल्सियस दिया होता है। तो लोहे का मैंने 12 गुना 10⁻⁶ है, ठीक है, प्रति डिग्री सेल्सियस होता है इसका इकाई। कॉपर का 10 गुना 10⁻⁶ है प्रति डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं कॉपर में ज़्यादा प्रसार होता है ना, जल्दी वो फैलेगा, हीट पाके जल्दी फैलेगा। जिसका जितना ज़्यादा अल्फा का वैल्यू होगा वो क्या होगा, हीट पाके जल्दी उसमें चेंज आएगा, वो ज़्यादा फैल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से क्षेत्रफल प्रसार को जैसे रेखीय प्रसार होना सेम, देखिए आप बीटा उसको अल्फा से डिनोट करते हैं, इसको बीटा से करते हैं। L1 L2 है, यहाँ पे S2 S1 है। S1 S2 क्या हो गया, एक S1 प्रारंभिक हो गया, S2 बढ़ा हुआ क्षेत्रफल, T1 T2 आपको मालूम ही है। उसी तरह से क्या होगा आपका घनीय प्रसार गुणांक, उसको किससे कहते हैं, गामा से कहते हैं। वहाँ पे S1 S2 वहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम V2 V1 होगा। नीचे में क्या होता है, हमेशा प्रारंभिक होता है, जैसे यहाँ पे लंबाई प्रारंभिक लंबाई है, यहाँ पे प्रारंभिक क्षेत्रफल है। वहाँ पे क्या होगा, V2 माइनस V1 अपॉन V1 इंटू T2 माइनस T1, यही होगा। ठीक है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और वो तीसरा आपका। अच्छा, मुझे अब अचानक से याद आया, अगर एक क्वेश्चन आपके लिए है, अगर उसका आंसर आपको समझ में आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा उसका आंसर, कि अगर जिस दो चीज़ है जिसका विशिष्ट ऊष्मा दिया हुआ है आपका, है ना, दो चीज़ है जिसका विशिष्ट ऊष्मा दिया हुआ है। एक का दिया हुआ है जैसे पानी ही है, पानी का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है, अभी मैंने बताया कैलोरी में कितना होता है, एक, बताइए